नमस्कार, आप बिहार तक देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। एनडीए गठबंधन ने सभी जगहों पे लगभग सभी जगहों पे सीट शेयरिंग भी कर ली है। बिहार की 40 सीटों पर पेच फंसा था, वो पेच भी अब क्लियर हो चुका है। जो गुत्थी जो उलझी हुई थी वो सुलझ गई है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बिहार में 16 सीटें मिली, बीजेपी को 17 सीटें मिली और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीटें, तो वही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 सीटें मिली हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार के 16 सीटों के बारे में। नीतीश कुमार को पिछली बार 17 सीटें मिली थी, मगर नीतीश कुमार ने 17 में से 16 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 16 सीटें ही मिली हैं, जिसमें उन्हें 2 सिटिंग सीट छोड़नी पड़ी। 1 सीट जो है सीभर उन्होंने एडजस्ट भी करवाया। इस पर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। अरुण पांडे सर काफ़ी सालों से बिहार में पत्रकारिता में हैं और बिहार की राजनीति को काफ़ी करीब से देखते आ रहे हैं। कई चुनाव इन्होंने देख लिए हैं। अब हम नीतीश कुमार को लेकर के बातचीत करेंगे कि पिछली बार वो 17 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, इस बार 16 सीटों पर। इस बार नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट क्या होगा, उम्मीदवार उनके कौन कौन से होंगे। हम चाहेंगे सर कि आज के बातचीत में उनके 16 सीटों की एक एक करके सभी 16 सीटों की गुत्थी जो है वो थोड़ी सी खोली जाए। ये भूमिका में तो आपने संख्या बता दी कि संख्या मिली है। आपने सीटों की संख्या बताने के साथ ये इस चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी। 17 सीट पिछली बार वो जीती भी थी। नीतीश कुमार इस बार 16 सीट लड़ रहे हैं। पिछली बार वो 17 लड़े थे, 1 सीट किशनगंज में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो 16 तो जीती हुई संख्या उन्हें मिली, लेकिन इस बार के गठबंधन में 2 नए पार्टनर भी आ गए। जीतनराम मांझी आ गए और उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए। अब ये दोनों के आने के बाद इन दोनों के लिए 1-1 सीट मिली। गया की सीट मिली जो नीतीश कुमार की ही सीट थी। विजय मांझी उनके सिटिंग एमपी थे और वहाँ से उनकी जगह जीतनराम मांझी लड़ रहे हैं। वो हम के संस्थापक अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और अब सवाल करेंगे कि गया जो इस बार मांझी फिर भाग आजमाने जा रहे हैं। पिछली बार भी वो कैंडिडेट थे, पिछली बार वो महागठबंधन से थे। तो इस बार अब उनका मुकाबला किससे होगा, महागठबंधन से कौन होगा। कुमार सर्वजीत हैं जो बिहार के कृषि मंत्री थे अभी गठबंधन की सरकार में, एमएलए हैं। और वहाँ उनके पिताजी भी राजेश कुमार, एक स्थापित नाम था। तो गया की जो सीट है इस बार मुकाबला होगा, देखने को मिलेगा, वो इन्हीं दोनों के बीच होगा, राजद के सर्वजीत राम और जीतनराम मांझी के बीच। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने जदयू को एंगल करके जो 16 सीटें हैं उसकी चर्चा आपने की है। अब 1-2 सीट है, वो सीट है काराकाट की, जो उपेंद्र कुशवाहा को मिल गई है। अब उस सीट से जदयू के सिटिंग एमपी थे महाबली सिंह, उनका टिकट कट गया। आप पूछेंगे उधर से दूसरा कैंडिडेट कौन होगा, महागठबंधन से कौन होगा। तो इस बार महागठबंधन से अभी तक जो आसार दिख रहा है वहाँ से वो सीट माले के खाते में जा रही है। और उस सीट से माले के राजा राम सिंह जो कभी एक एमएलए थे और उस इलाके में माना जाता है कि जनाधार है माले का, तो उसके कारण वो सीट उन्हें जा रही है। जदयू ने बदले में 1 सीट ली है, 2 सीट तो छोड़ दी जो मैंने आपको बताया कि गया और काराकाट की जीती हुई सीटें छोड़ दी है। शिवहर की सीट जो बीजेपी की सीट थी, तो बीजेपी ने समझौता किया और अपनी सिटिंग एमपी रमा देवी को बेटिकट करके घोषणा के पहले ही बेटिकट कर दिया और वो सीट दे दी जदयू को। जदयू से लवली आनंद जो एक एमपी हैं, आनंद मोहन की धर्मपत्नी हैं, वो वहाँ से कैंडिडेट होंगी, तय है। अभी तो कैंडिडेट का अनाउंस हुआ नहीं। एनडीए में भी सीटों का बंटवारा हो गया, कैंडिडेट का अनाउंसमेंट बाकी है। और अभी तो महागठबंधन में अभी तो सीटिंग शेयरिंग फार्मूला भी नहीं है, कौन सीट कहाँ लड़ेगा। हालांकि सब चीज़ें मोटा मोटी वहाँ भी तय हो गई हैं। कुछ सीट को लेकर पेंच है, इसलिए अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अब जो 2 सीट तो आपको मैंने जदयू का बता दिया, 3 सीट की चर्चा कर दी। अब वाल्मीकि नगर से आप शुरू कीजिए। वाल्मीकि नगर जी, तो वाल्मीकि नगर में अभी उनके जो सिटिंग एमपी हैं वो पूर्व मंत्री वैद्यनाथ महतो के सुपुत्र हैं। सच पूछिए, इसी अनुकंपा पर टिकट मिला था, वो कामयाब हो गए। मुझे लगता है कि इस बार कोई बहुत प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। उनको टिकट फिर से हाँ, मोटा मोटी जो सीटें हैं उसमें सब जगह सिटिंग ही गेटिंग होने जा रहा है।
कुछ सीटें ऐसी हैं जो संभव हो कि उनके कैंडिडेट या उनके कैंडिडेट जो नेता हैं उनके परिजन कुछ दूसरी सीट से लड़ें। वो अभी चर्चा मैं कर ही देता हूँ। तो वाल्मीकि नगर में अभी यही तस्वीर है कि वहाँ कौन होगा कैंडिडेट, तो जदयू से जो सिटिंग सांसद हैं वही होंगे। अब इधर से सीतामढ़ी की बात, सीतामढ़ी में सिटिंग सीट थी वो। अब उस सीट से सुनील कुमार पिंटू वहाँ सिटिंग एमपी थे जदयू के, वो भाजपा के थे, एक तरह से कहिए कि बोरो प्लेयर थे। पिछली बार तो बीजेपी के नेता थे। उनका पत्ता कटना तय माना जा रहा है। कटना तय नहीं, कट गया। जिस दिन नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष बने उसी दिन दिल्ली के ही राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक में ही नीतीश कुमार ने अनाउंस कर दिया था, और उसमें विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जो अभी एमएलसी हैं स्नातक क्षेत्र से तिरहुत से, कह दिया कि हमारे कैंडिडेट सीतामढ़ी से अब हैं। वो अभी तो सूची भी आनी बाकी है, लेकिन वो तय है। अब इधर से कौन होगा वहाँ ये तो जान लेना भी जरूरी है। इधर से जदयू के ही एक एमएलए जो बागी बन चुके हैं दिलीप राय, अच्छा, अब वो सिर्फ घोषणा बाकी है, तो दिलीप राय वहाँ से उनके खिलाफ मुकाबले में होंगे, तय दिखता है। वहाँ थोड़ा बहुत अभी माना जाता है कि सीतामढ़ी अब तक पिछड़ों की सीट रही है, पिछड़े वर्ग से ही नेता वहाँ होते रहे एमपी, तो वहाँ सारे लोग गोलबंद हुए थे, पार्टी के भी अर्जुन राय और कई जो वहाँ एमपी हैं रह चुके हैं पुराने, वो सब लोग गोलबंद हुए थे, देवेश चंद्र ठाकुर की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे थे। किसी की बात नहीं बनी, इसलिए कि ऑल इन ऑल जिस पार्टी के नीतीश कुमार हैं उन्हें ही तय करना है, तो कौन विरोध करके कुछ नहीं हुआ। शिवहर और सीतामढ़ी की तो चर्चा मैंने आपसे कर दी। वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी की और शिवहर की, झंझारपुर की बात करते हैं। और झंझारपुर में देखिए वहाँ भी वो सिटिंग एमपी जो हैं कामत, लगता है कि उन्हीं को टिकट मिलेगा। उसमें कहीं कोई अभी मुझे इफवट नहीं दिख रहा है। अब इधर से कौन कैंडिडेट होंगे तो अभी पत्ता खुलना बाकी है। ठीक है, सुपौल की बात करते हैं। सुपौल चलते हैं। सुपौल में भी वो सीट तो जदयू की ही सीट है। वहाँ से पहले रंजीता रंजन लड़ी थी, अभी तो वो एमपी हो गई हैं, कांग्रेस राज्यसभा की मेंबर हैं। तो सुपौल से कौन होगा इससे अभी वो अभी एक तस्वीर साफ होनी है। कटिहार में देखिए, वो कटिहार में जदयू के दुलारचंद गोस्वामी सिटिंग एमपी हैं जदयू के, बीजेपी में थे वो, पहले मंत्री रहे, और अभी इस बार लगता है कि फिर उनका, पहले तो चर्चा हो रही थी कि उनका टिकट कट सकता है। हाँ, लेकिन अब देखिए आधिकारिक घोषणा नहीं बाकी है। नीतीश कुमार कोई प्रयोग ना करें तो फिर दुलारचंद गोस्वामी की बात बनेगी। अब इधर से कटिहार में तारिक अनवर एक प्रमुख नेता हैं, वो दावेदार थे, लेकिन अब वहाँ सब मुकेश सहनी की बात नहीं बनी एनडीए में, तो चर्चा है कि मुकेश सहनी भी अब इधर महागठबंधन से उम्मीदवार बन सकते हैं। दूसरी बात है कि लालू जी ने कह दिया है कि अपने उनके दल में अशफाक करीम भी राज्यसभा के मेंबर, इस बार उनका रिन्यूअल नहीं हुआ तो अशफाक करीम भी हो सकते हैं, लेकिन शायद अब तारिक अनवर के लिए एक मुसीबत बनी है कि उन्हें टिकट मिले। ठीक है, पूर्णिया की बात करते हैं। पूर्णिया में तो देखिए अभी सिटिंग एमपी हैं जदयू के संतोष कुशवाहा हैं, और इधर से मुकाबला का फिर लगता है कि टिकट मिल जाएगा। एक ही कुशवाहा, वो पिछली बार भी दो एमपी जीते थे, तब भी कुशवाहा जीते थे वहाँ से, तो इस बार फिर उन्हें टिकट मिलना तय है। इधर से पप्पू यादव, अब पप्पू यादव तो देखिए बीती रात अभी उन्होंने लालू प्रसाद से मुलाकात हुई, एक गेस्टर मीटिंग थी, और उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद तो मेरे अभिभावक हैं, पिता तुल्य हैं, तो मुझे लगता है एक डिप्लोमेसी थी, और वहाँ से एक सशक्त उम्मीदवार होंगे, और ये मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच फाइट हो सकता है। फाइट होगा। मधेपुरा, देखिए मधेपुरा तो कहते हैं, मधेपुरा गोप रोम और गोप का एक इस तरह की चर्चा होती है, तो मधेपुरा तो बड़ा एक कभी वहाँ शरद यादव भी रहे, कभी लालू प्रसाद भी रहे। अब उस सीट से अभी सिटिंग कौन है? सिटिंग है वहाँ ये यादव जी ना हैं, दिनेश चंद्र यादव, तो लगता है उन्हीं की बात बनेगी। वहाँ कोई दूसरा चेहरा अभी सामने दिख नहीं रहा है। एक सीट मुझे दिख रहा है गोपालगंज, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस बार रोहिणी आचार्य का नाम इधर से दे दिया गया है। रोहिणी आचार्य तो सारण लड़ेंगी ना, वो तो गोपालगंज है रिजर्व कंस्टिट्यूंसी, तो वहाँ से डॉक्टर संतोष सुमन है अभी सिटिंग एमपी। मुझे लगता है देखिए लालू प्रसाद का होम डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ से नीतीश कुमार के वो सिटिंग एमपी सांसद हैं, और वहाँ से इधर से कौन होगा अभी बहुत तस्वीर साफ नहीं दिख रही है। सिवान ही बड़ा रोचक सीट हो गई है, कभी शहाबुद्दीन को लेकर के, हाँ गढ़ होता है, अभी भी गढ़ अब तो वो नहीं है, तो चुनाव लड़ने का हाँ तो हिना साहब तो हैं जो अभी राजद से नाराज हो गई, हालांकि
अब उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। और अब चर्चा है कि जो वहाँ कविता सिंह हैं सिटिंग एमपी, उनकी जगह किसी कुशवाहा को लड़ाने की चर्चा हो रही है। कविता सिंह का टिकट कटना तय दिख रहा है। तो इस हिसाब से जो राजद में एक तब्दीली होगी कहीं, तो कविता सिंह की जगह वहाँ कोई कुशवाहा को लड़ाने की बात हो रही है। एक सीट है भागलपुर जहां से अजय मंडल सांसद हैं। अजय मंडल तो अभी जदयू से सांसद हैं। उन्हीं पार्टी के एक विधायक थे गोपाल मंडल, वो तो रोज ताल ठोका करते थे कि जेब में टिकट लेकर में उनका कौन काटेगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिर अजय मंडल की बात बन गई है और इधर से अब कौन होगा आप सवाल करेंगे। क्या बुलो मंडल हो सकते हैं? अभी तो बुलो मंडल की चर्चा है कि उनका नाम फिर उन्हें ये अवसर मिल सकता है। बांका की सीट, बांका की भी सीट कभी दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। अब तो अभी वहाँ गिरधारी यादव सिटिंग एमपी हैं। इधर से एक नाम जो है वो बहुत उसमें कयास लगाने की जरूरत नहीं है। लालू प्रसाद के इर्द गिर्द को एक चेहरा दिखता है, जयप्रकाश नारायण यादव का। बिहार में भी शिक्षा मंत्री थे, केंद्र में भी मंत्री रहे। तो राजद से उन्हीं के नाम पर अब चर्चा है, उन्हीं का मिलना तय है। वहाँ फिर गिरधारी यादव और जयप्रकाश नारायण यादव में ही मुकाबला। पहले तो चर्चा हो रही थी कि जो बीजेपी के एमएलए हैं श्रेयसी सिंह लड़ेंगी या उनकी मां की चर्चा हो रही थी। लेकिन नहीं, अब तो कोई स्कोप खत्म नहीं है, वहाँ गिरधारी कोई नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग सीट है जो कि बहुत लोकप्रिय कैसे चर्चा का विषय बनने वाला है, मुंगेर, जहां से ललन सिंह सांसद हैं। वहां पर क्या हो सकता है? देखिए, ललन सिंह की जो अभी जदयू में चर्चा पहले हो रही थी, तो एक प्रमुख नेता है ना, प्रमुख चेहरा है, तो कभी तो दूसरों का टिकट तय करते थे। आज भी नीतीश कुमार के बड़े विश्वस्त माने जाते हैं, तो वो कहते ही हैं कि लगभग 4 दशक से दोस्ती है, एक दूसरे को बहुत बढ़िया से जानते हैं। तो ललन सिंह को तो टिकट मिलेगा ही। क्यास लग रहा था कि उन्हें नहीं मिलेगा, ये भी क्यास लगने लगा था, लेकिन मुझे नहीं लगता है। चर्चा ये भी होने लगी कि अब उनके खिलाफ हाँ, उनके खिलाफ वो अशोक महतो की पत्नी आज लालू यादव से मुलाकात भी करनी। हाँ, तो वो शादी की है भी और शायद उनकी पत्नी है। और आज राबिया बस पहुंच। हाँ, तो चर्चा वही है कि उस उधर से अब अभी चर्चा हो रही थी कि यदि कन्हैया कुमार को बेगूसराय से नहीं अवसर मिला तो कहीं मुंगेर से भी लड़ने की बात हो रही थी। अब तो देखना होगा कि इधर से अशोक महतो की वाइफ लड़ती हैं कि कौन फिर लड़ता है। नीतीश कुमार के गृह जिले चलते हैं, नालंदा में तो कोई दो मत नहीं है, सिटिंग एमपी हैं। कार्यकर्ता की ही इमेज है आज भी कौशलेंद्र का। अब वो लगातार अभी 9 हुआ, 14 हुआ, फिर 24 हुआ। अब तो नीतीश कुमार को तय करना है। वो यही एक गढ़ है नीतीश कुमार का, अपना उनका गृह जिला है, जहाँ जिसको चाहे कभी जॉर्ज फर्नांडिस को भी भेजे थे, खुद भी एमपी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चर्चा तो और भी नाम था वहाँ। एक मनीष वर्मा आईएएस थे, वीआरएस लेकर हुए थे। राजीव रंजन भी चर्चा में थे, जो प्रवक्ता हैं जदयू के। कभी आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के आजू बाजू में दिखते थे, बाद में बागी विद्रोही हो गए, बीजेपी में चले गए। लेकिन लगता है फिर कौशलेंद्र कुमार की वहाँ जहानाबाद सीट पे चलते हैं सर। जहानाबाद सीट में अब तो अभी सिटिंग एमपी हैं चंद्रवंशी। अब वो वहाँ एक नया नाम आया है रोहित शर्मा का, कहीं जदयू दाव लगावे। पिछली बार तो बहुत ही थिन मेजोरिटी से जीत मिली थी जदयू को। लेकिन इधर से राजद की ओर से सुरेंद्र यादव जो पूर्व मंत्री हैं, उनका ही मिलना तय है, उसमें कहीं कोई इफर्ट नहीं दिख रहा है। अभी तक हम लोगों ने जिन सीटों की चर्चा की है सभी सीटें जेडीयू की विनिंग सीट थी, 15 सीटें। 16वें सीट पे चलते हैं किशनगंज, जहां पर पिछली बार जेडीयू एकमात्र कह सकते हैं एनडीए एकमात्र सीट लूज किया था, वो सीट किशनगंज की थी। नीतीश कुमार कैसे जीतेंगे वहां पर, फतह कैसे करेंगे? नीतीश कुमार को एक गुमान है कि उनका भी बीजेपी के साथ रहने के बाद जो सेकुलर छवि है, वो अब तो एक सच पूछे बड़ी चुनौती ले ली है नीतीश कुमार ने। सीमांचल में जो सीटें हैं अररिया छोड़ करके, अब अररिया छोड़ करके चाहे वो किशनगंज सीट हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, इन्हीं 3 क्या करेंगे। फिर आप देखिए इधर भागलपुर, बांका, जमुई, ये सारी सीटें हैं नीतीश कुमार के पास। अंग और कोसी और तो अंगिका क्षेत्र और सीमांचल की सीटें हैं। आपने ठीक ही कहा, पिछली बार तो हार का सामना करना पड़ा था जदयू को, लेकिन फिर दाव लगाए वो सीट मिल गया है जदयू को। और वहाँ बीजेपी को भी सहूलियत। देखिए वहाँ फिर तो चर्चा है कोई सब मास्टर हैं वहाँ, वो उनके कैंडिडेट होंगे। अब तो वहाँ 70% से अधिक मुस्लिम वोटर्स हैं, आबादी है वहाँ। एमआईएम भी तो बीच में उतर रही है। तो यही अभी मैं कहने जा रहा था कि पिछली बार तो बड़ा झटका लगा था। एआईएम ने वहाँ 5 सीटें असेंबली की जीत दी थी, उसमें 4 विधायक तो राजद में जा मिले हैं। तो एक लिटमस टेस्ट होगा कहीं ना कहीं दोनों के लिए, राजद के लिए भी, महागठबंधन के लिए। अब अररिया में भी चर्चा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्मुद्दीन के सुपुत्र हैं सरफराज, वो कैंडिडेट होंगे अररिया से।
लेकिन किशनगंज सीट पर लालू के लिए भी और नीतीश कुमार के लिए, दोनों के लिए बड़ी चुनौती है एआईएम के सामने। और इस बार तो एआईएम ने न सिर्फ किशनगंज, बिहार की 11 लोकसभा क्षेत्रों में कैंडिडेट देने की घोषणा कर रखी है। तो ये इस बार का चुनाव इस माने में बड़ा दिलचस्प होगा कि असेंबली के चुनाव में तो एआईएम ने अपना जलवा दिखा दिया था कि 5 सीटें जीती थी। अब इस बार वो कितना बिगाड़ते हैं वो कहते ही हैं। जो अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएम के, वो कहा करते थे, बात हो रही थी एक दिन, तो कहा कि इस बार हम लोग सिर्फ जीतने के लिए भी लड़ेंगे और जो जिन लोगों ने हमारे साथ दगाबाजी की है उसको मजा भी चखाएंगे, मतलब हराने का भी उद्देश्य है। बिल्कुल। तो कुल मिला जुला कर हाँ 2,95,000 वोट मिला। बिल्कुल। तो इसलिए इस बार का जो चुनाव एआईएम भी यदि फील्ड में है तो अब स्वाभाविक है कि आना है। तो बिहार का ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। आखिरी में इस मुद्दे पर आखिरी में एक सवाल लेंगे, स्ट्राइक रेट क्या होगा नीतीश कुमार का? क्या 15 की 15 सीटें, 16 की 16 सीटें जीतेंगे या फिर लूज कर जाएंगे? देखिए ये तो भविष्यवाणी करना होगा कि वो जितनी सीट जीत रहे हैं। पिछले बार के बार मैं ये कह सकता हूँ कि एनडीए ने 40 में 39 सीटें जीती थी। इस बार वो जीत को